नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज है डॉक्टर महेश शर्मा, देश के टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए डॉक्टर शर्मा कि 15 महीने हो गए आपकी सरकार को आए हुए। 15 महीने बाद अब लग रहा है कि आप लोगों का जो एजेंडा है पूरा जो वो खुल के सामने आ रहा है। अभी आप लोगों की आरएसएस और बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक हुई थी। एक नया शब्द इजाद कर दिया आप लोगों ने, कल्चरल पोल्यूशन। जरा देश को ये बताइए कि कल्चरल पोल्यूशन है क्या? मैं समझता हूं कि पिछले समय लंबे समय से मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वेस्टर्नाइजेशन, इस शब्द के पीछे छुपा हुआ जो भाव है, उस छुपे हुए भाव को मैं कल्चरल पोल्यूशन वर्ड देना चाहता हूं, या विचारों का संक्रमण, विचारों का प्रदूषण। कहावत है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी कल्चर को बर्बाद कर दीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, बम नहीं चलाने पड़ेंगे। और मैं समझता हूँ भारत के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही हो रहा था। क्या पूरा विश्व आज हमारी इस व्यवस्था को ललचाई नज़रों से नहीं देख रहा है कि एक किचन में 3 पीढ़ियाँ खाना बनाती हैं, खाती हैं? ओल्ड एज होम का कल्चर मेरे देश का कल्चर नहीं है, ये यूरोप का कल्चर है, जहाँ 15-16 साल का बच्चा अपने घर से निकलकर बाहर चला जाता है और जब बुजुर्ग पिता की मौत हो जाती है तो उसकी बायोलॉजिकल प्रोजेनी को खोजा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब पूरा देश ग्लोबल इकोनॉमी से के साथ कनेक्ट हो चुका है, आज के डेट में आप वेस्ट के बिना रह नहीं सकते हैं, तो आप एक तरफ तो उनसे जोड़ने की पूरी तरह से बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनके आने से, वेस्टर्नाइजेशन होने से हमारा कल्चर पोल्यूट कर रहा है। मैं नहीं कह रहा कि वेस्ट की कल्चर खराब है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, हम वो अच्छाइयाँ लें, लेकिन उनकी बुराइयों का बोझ मेरे देश का युवा, मेरा देश क्यों बोझ झेले और किस लिए झेले? अब मैं उनमें से अच्छाइयाँ लेने को तैयार हूँ। लेकिन कल्चरल पोल्यूशन के तहत आप लोगों पर यह आरोप लगना शुरू हो गया है कि उसके तहत आप आरएसएस का जो एक लार्जर एजेंडा है उसको फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा अपनी लॉजिक छोड़ करके स्वयंसेवक वाली लॉजिक अपना ली है। देखिए, मुझे गर्व है कि मैं स्वयंसेवक हूँ, और अब का नहीं, मैं 14 वर्ष की आयु से स्वयंसेवक हूँ। आज 42 साल हो गए, 56 वर्ष मेरी आयु है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जिनको गै से अगर गधा पढ़ाओ तो ठीक, और गै से गणेश पढ़ाओ तो उन्हें सेक्युलरिज्म और नॉन सेक्युलरिज्म दिखाई देता है। मैं उस विचारधारा के लोगों से मुझे कोई श्रद्धा, कोई प्रेम नहीं है जो गै को गधा पढ़ाना चाहते हैं। मैं उस कल्चर की बात करना चाहता हूँ कि जिस कल्चर के कारण मेरे देश का युवा जब 15-16 साल की उम्र के अंदर बढ़े और वो कहीं एंटरटेनमेंट की खोज में, कहीं आध्यात्म की खोज में, कहीं विजडम की खोज में अंदर थाईलैंड जाए, सिंगापुर जाए, एक 54 लाख पॉपुलेशन का एक सिंगापुर देश, वो हमें उसकी अच्छाइयाँ हम सीखें, लेकिन हमारे पास भी उनको देने के लिए बहुत कुछ है। मेरी दिक्कत यह है कि जो वहाँ का विदेशी टूरिस्ट मेरे यहाँ आता है वो किसी कोने में पड़ी हुई गंदगी की फ़ोटो लेकर जाता है, पिक्चर लेकर जाता है। मैं चाहता हूँ वो भारत की संस्कृति लेकर जाए, भारत के विजडम को लेकर जाए, भारत के बोध को लेकर जाए। ये मेरी थॉट प्रोसेस है। अगर इसे आप कल्चरल पॉल्यूशन की सफाई कहना कहते हैं तो मुझे खुशी होगी अगर ऐसी सफाई मेरी सरकार और मेरा प्रधानमंत्री, जिनके आदेश में, जिनके निर्देश के अंदर हम जिन सीमा रेखाओं में लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जब से आरएसएस और बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक हुई उसके बाद सडनली ये जो पूरा एजेंडा है ये हावी होने लगा? डॉक्टर महेश शर्मा ने कल्चरल पोल्यूशन इजाद कर दिया, तमाम मिनिस्ट्रीज में अलग तरह की बात होने लगी कि एचआरडी मिनिस्ट्री में लोगों की जो शिक्षा प्रणाली है या जो शिक्षा की किताबें हैं उनमें बदलाव लाया जाए। अब आप लोग बात कर रहे हैं कि रामायण महाभारत अपने बच्चों को पढ़ाया जाए। देखिए, संघ और भारतीय जनता पार्टी की समन्वय बैठकें समय समय पर होती रहती हैं। ऐसा नहीं कि वो बैठक कोई नई बैठक थी, इस तरह की बैठकें लगातार होती रहती हैं। मैं संघ को आज से नहीं जानता हूँ, मैं पिछले 40-42 वर्षों से जानता हूँ। नहीं, आप संघ को जानते होंगे, लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि एक एनडीए की सरकार आई है जो इतनी धमक के साथ आई है, जो आज की डेट में अपना जो एजेंडा लागू करना चाहे वो कर सकती है। तो सवाल तो ये उठ रहा है ना। देखिए, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ। आपने कहा एनडीए की सरकार धमक के बाद आई है और बड़ी अपेक्षाओं के साथ आई है। एक व्यक्ति ने, एक हमारे प्रधानमंत्री ने इतना विश्वास जगा दिया देश के लोगों में, विदेश के लोगों में। आप बताएं, आज़ादी के 67 साल बाद
क्या भारत के लोगों का, भारतीयता का, हमारे भारतवासियों का सम्मान आज उन ऊंचाइयों पर है कि आज चाइना का प्राइम मिनिस्टर बीजिंग छोड़कर शांग क्षेत्र के अंदर आकर वो उनका सब सम्मान मैंने करता माना। है। मुझे एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि रामायण, महाभारत और गीता क्या हमारे कोर्सेज में अडॉप्ट होने चाहिए या नहीं, हाँ या नहीं? देखिए, मैं संस्कृति मंत्री हूँ और ये एजेंडा इम्प्लीमेंट करना है एजुकेशन मिनिस्टर को, बाकी सरकार के बड़े कैबिनेट लेवल पर। मेरे दिल की ये भावना है, मेरा व्यक्तिगत विचार भी है और मैं समझता हूँ मेरी विचारधारा के लोगों की भी ये इच्छा है कि रामायण, महाभारत और गीता जो सिर्फ देश के लोगों को नहीं, पूरे विश्व को लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो मेरे क्यूरिकुलम में हों। ये मेरी इच्छा है और मेरे प्रयास भी होंगे कि ये हमारे उस क्यूरिकुलम का हिस्सा बने। लेकिन मेरी लिमिटेशंस, मैं संस्कृति मंत्री हूँ, पर्यटन इसीलिए मंत्री हूँ। आप दबाव डाल रहे हैं कि किसी तरीके से ये आ ही जाए, एजेंडा में तहत आ मुझे जाए। खुशी होगी कि मेरे दबाव से अगर ये तीनों अगर भारत के करिकुलम एजेंडे के अंदर अगर आते हैं तो ये मेरे जीवन की खुशी होगी। लेकिन एक बात बताइए, फिर आप पर ये सवाल क्यों नहीं उठेगा कि अगर आप महाभारत, रामायण और गीता की बात कर रहे हैं तो कुरान की क्यों नहीं कर रहे? आप गुरु ग्रंथ साहब की क्यों नहीं कर रहे? बाइबल की क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए तो आप लोगों पर ये आरोप लगता है कि आप अपना एक एजेंडा चलाते हैं। मुझे लगता है गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान, ये देश सबका सम्मान करता है, करता भी रहेगा। कुरान और बाइबल एक अलग धर्म ग्रंथ है, उनको आप गीता और महाभारत से ना जोड़ें। नहीं, उससे गीता, जोड़ा नहीं महाभारत, जाए। अगर गीता, महाभारत और कुरान, बाइबल दो अलग ग्रंथ हैं। नहीं, कुरान एक अलग धर्म होंगे। प्रणाली के आगे बढ़ाने के लिए, गीता एक अलग ग्रंथ है। लेकिन एक बात बताइए कि अगर आप धर्म के ग्रंथों को शिक्षा की प्रणाली में डालना चाहते हैं तो व्हाई नॉट देम? द क्वेश्चन इज दैट I will love to take all good things in any of the granthas. अब मैं कहता हूँ कुरान में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहब में जो भी अच्छे विचार हैं, उन विचारों को मैं स्वीकार करने को, मेरी सरकार, मेरा प्रधानमंत्री स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उसमें कोई विसंगति नहीं है, कोई विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं है। कि अगर रामायण और महाभारत शिक्षा प्रणाली में से हमारे करिकुलम में ऐड हो जाते तो क्या आप कुरान और बाइबल के लिए भी उसी तरीके से प्रयास करेंगे? बिल्कुल करूंगा। अगर जो उनके अच्छे विचार हैं, उन अच्छे विचारों को मैं अपनी पुस्तकों के अंदर, मैं अपने करिकुलम के अंदर लेने के लिए बिल्कुल प्रयास करूंगा। भी एक और कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि नेहरू म्यूजियम, वहां पे व्हाई ओनली नेहरू, व्हाई नॉट समवन एल्स? तो उसी तरीके से चाहे वो दीनदयाल शोध संस्थान हो, क्या आप उसमें अलाउ करेंगे कि वहां पर भी दूसरे जो आप लोगों की फिलॉसफी को नहीं मानते रहे हो, उनके ऊपर भी रिसर्च दीनदयाल शोध संस्थान में हो? देखिए, मेरा ख्याल है जिन्होंने ये सवाल शुरू किया है वो थोड़े से अगर वो ज्ञान अध्ययन कर लेते हैं तो अच्छा होता। क्या किसी ने मेमोरेंडम और आर्टिकल नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी का पढ़ा है कि किस उद्देश्य के लिए नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई 1964 में? अगर कोई चाहता है तो उसके मेमोरेंडम आर्टिकल को पढ़ ले। मैं चाह रहा हूं, मैं उनकी 2-3 लाइनें आपके सामने अभी कोट कर रहा हूं। ये नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी का, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी was created to acquire, maintain and preserve the papers of Jawaharlal Nehru family, close friends, colleagues. One article. Number 2 is, please listen, to acquire, maintain and preserve papers of nationalist leaders. Please note leaders, not leader, of modern India and other eminent Indians who distinguish themselves in any field. Is it not a wide coverage for everyone? And to establish and maintain a library of books, newspapers, for and other materials bearing on history of modern India with special reference to freedom movement. So, all national तो leaders. आप उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर जा रहे हैं, बेसिक 1964 पे, yes, है ना? yes, उस पे जा रहे हैं। तो तमाम ऐसे और भी बहुत सारे होंगे जगह जहां पर एनडीए जब सरकार थी वाजपेयी जी की, तब उनको सपोर्ट किया गया था, बनाया गया था। उन पर भी क्या अगर इसी तरीके का मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल होगा तो डू यू, आज आप कहते हैं, इस बात को मानते हैं कि अगर उनमें होगा तो वहां पर भी उसका भी दरवाजा, उन जगहों का भी, उन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का भी दरवाजा इसी तरीके से खुला होगा? बिल्कुल खोलेंगे, बिल्कुल खुला हुआ है और खोलेंगे। और अब भी जिस विषय को उठाया गया है, मुझे तकलीफ है कि उन लोगों ने उठाया है। 10 करोड़ रुपए हमारी सरकार, अभी नेहरू जी की हमने जन्मशती मनाई,
हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो महापुरुष हैं, चाहे वो नेहरू हो, चाहे गांधी हो, चाहे सरदार पटेल हो, ये किसी परिवार की प्रॉपर्टी नहीं है, ये राष्ट्र की विरासत है। और भारत सरकार और हमारा प्रधानमंत्री इनको राष्ट्रीय विरासत के रूप में सम्मान देना चाहता है। इसीलिए गांधी जी की हमने दिवस मनाया, नेहरू जी का मनाया, सरदार पटेल जी का मनाया। ये सब लोग कौन थे? 10 करोड़ रुपए की लागत से हम नेहरू म्यूजियम का रिवैम्प करना चाहते हैं, और वह एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिस एग्जीक्यूटिव, और वह चेयरमैन। अब आप इस कष्ट में सुनिएगा मेरा कष्ट। मैं जानती हूँ महेश रंगराजन के खिलाफ पूरी साजिश नहीं, आज 15 महीने की बाद की सरकार है। 16 मई को इस देश की सरकार को आदेश मिल चुका था कि इस देश में कौन सी सरकार चलेगी, किसकी सरकार चलेगी, और 16 मई को इस देश की सरकार बन चुकी थी। लेकिन महेश रंगराजन से पर्सनली क्या प्रॉब्लम? मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, आई एम टॉकिंग ऑफ ए प्रोसीजरल लैप्स। 19 मई को महेश रंगराजन एक एकेडमिक है, ये सबको पता है। ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं से उठा करके बना दिए गए थे। ये सही है कि वो आपकी विचारधारा के नहीं हो सकते। 15 महीने से मुझे पता ही बात। आज जब राष्ट्रीय सोनिया गांधी जी ने इस विषय को उठाया, कांग्रेस के अन्य नेताओं ने इस विषय को उठाया, मैंने नहीं उठाया इस सवाल को। इस सवाल की शुरुआत मैंने नहीं करी। जब उन्होंने उठाया कि साहब सेफ्रोनाइजेशन हो रहा है, नेहरू का, किसने बदलना? उन्होंने कहा साहब नेहरू मेमोरी का नाम बदलना चाहते। किसने कहा कि बदलना चाहते हैं? हम 10 करोड़ रुपए लगाकर उस म्यूजियम को एक नया रूप, टेक्निकल रूप देना चाहते हैं जो युवाओं के सामने हो। मैं तो तब ये सवाल उठा कि 16 मई को जब देश में सरकार आ गई, तो 19 मई को, अगर इस कानूनन दृष्टि से सही था या गलत तो बात, लेकिन एथिकली तो ठीक नहीं था कि परमानेंट जब तक वो रिटायर हो तब तक अपनी विचारधारा को थोपकर वहां जाना। अगर वो आप कहते वो उनकी विचारधारा के हैं, ये कहां तक उचित था? विचारधारा हम नहीं थोप रहे, विचारधारा थोपने और उसको कर गलत करने का प्रोसीजर लैप। मुझे महेश रंगराजन से कोई शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत है उस काम करने के तरीके से, उस प्रोसीजर लैप से, जिसके कारण ये विसंगति उठी। मेरा सवाल ये है। लेकिन आप तो चाहेंगे ना कि आपकी विचारधारा का कोई व्यक्ति, जैसे कि आपने इंदर कपाही को यूजीसी में डाल दिया, आपने बलदेव शर्मा जो पांचजन के एडिटर थे उनको आपने और कहीं पर सेट कर दिया, उसी तरीके से गजेंद्र चौहान को एफटीआईआई का हेड बना दिया, तो या पहलाज निहलानी जी को सेंसर बोर्ड का चीफ बना दिया। तो आप चाहेंगे कि इस तरीके के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हो, वहां पर जो आप लोगों के साथ सहमत हो उसको बनाएंगे? देखिए बात सुनिए, देश के 125 करोड़ लोगों ने सरकार बनाई है, देश को प्रधानमंत्री दिया है। उस प्रधानमंत्री की, उसकी सरकार की सोच के लोग नहीं कहोगे 125 करोड़ नहीं, अगर आप वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो एनडीए को जितना वोट परसेंट आया उतनी की ही बात कीजिए। आपकी सरकार 340 की है, वो सही है। 42% मत शायद किसी सरकार ने आज तक नहीं प्राप्त किया। तो 42% तो मत की बात। नहीं, अगर हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें 42% पर अगर सरकार बनती है, मैंने तो पहले ही बोला कि आपकी दबंगी की सरकार है, मैंने तो पहले ही बोला कि 340 वाली आपकी सरकार। लेकिन क्या ऐसे किसी भी लोगों की, किसी भी ऐसे इंटेलेक्चुअल के लिए कोई जगह क्या आने वाले दिनों में नहीं होगी जो आपकी विचार से सहमत नहीं रखते? देखिए, क्या 15 महीने से हमने महेश रंगराजन के खिलाफ कोई काम किया? अगर आज ये संगति और बिना बात को, आखिरकार इसे सेफ्रोनाइजेशन का नाम क्यों दिया जा रहा है? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। ये कांग्रेस की सोच हो सकती है। हमारी सरकार ने सब इस 15 महीने के समय के अंदर कोई काम ऐसा नहीं किया है जिस पर प्रश्न चिन्ह उठे। यह भी एक प्रोसीजरल लैप्स है जो अभी हमने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर। इस प्रोसीजरल लैप्स को आप मीडिया के लोगों के माध्यम से हम देश के सामने लाना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार जाते जाते भी क्या करना चाहती थी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों की सरकार ने हमेशा, और आप लोगों का ये की मुहिम रही है कि राम जन्मभूमि, वहाँ पर राम का मंदिर बनना चाहिए। अब महेश शर्मा जी वहाँ गए और उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे म्यूजियम बनेगा, तो क्या ये मान लिया जाए कि राम जन्मभूमि जो है अब वो म्यूजियम में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ मंदिर नहीं बनेगा? तो राम मंदिर का क्या होगा? अरे राम मंदिर भी तो बनाइए। रामायण म्यूजियम, प्लीज नोट, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। I understand that. I totally understand that. But what I am wanting to ask you,
प्लेन एंड सिंपल, राम मंदिर कब बनेगा? एज अ कल्चरल मिनिस्टर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है क्या? जब आप इतनी धमक और दबंगी से आप सरकार में आए तो उठिए और बोलिए कि हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर का निर्माण इस देश में होगा, अयोध्या में ही बनेगा। लेकिन कब बनेगा? देखिए समय सीमा 89 से सुनते चले आ रहे हैं, आखिर मंदिर तो बना दीजिए। अब तो 340 की आपकी सरकार है। आप हमारे धैर्य की तायद क्यों नहीं करते हैं? आप उसकी प्रशंसा क्यों नहीं अरे करते? कितने ये झुंझुना जो है, ये राम मंदिर का झुंझुना लोगों पर कितना दिखाइएगा? हम राम मंदिर को क्या कर कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं उठाना चाहते हैं। ये देखिए, अगर कोई लोग उठना चाहे बीजेपी बढ़ी इसी के भरोसे, और आप कह रहे हैं कि आप उस पर फायदा नहीं उठाना चाहते। इस देश की सनातन सभ्यता के लोगों की आस्थाओं का केंद्र तो है। मैं पूछ रही कि वो आस्था और का केंद्र हम बनेगा तो कब? हम तो आप बता दीजिए कि इस बार की 2019 तक बन जाएगा। देखिए, मैं इस विषय के लिए सक्षम नहीं हूँ, उस विषय में फैसला लेने के लिए। इस विषय के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री लेंगे, हमारी कैबिनेट लेगी, हमारी सरकार लेगी कि ये फैसला कैसे राम मंदिर की स्थापना हो। लेकिन दिल की इच्छा हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की है कि राम मंदिर बहुत जल्द, मैं तो चाहूंगा कल से बनना शुरू हो जाए। अच्छा, एक और बहुत बड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई है, वो है बीफ मीट बैन की। ठीक है, महाराष्ट्र ने बैन कर दिया, राजस्थान सरकार ने बैन कर दिया, छत्तीसगढ़ ने बैन कर दिया। आपको क्या लगता है कि ये सही था? अगर किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को सम्मान करते हुए, देयर आर टू थिंग। एक है जो मीट बैन बिकॉज ऑफ जैन फेस्टिवल, और एक है बीफ मीट बैन। गाय का मांस महाराष्ट्र सरकार ने रोक दिया, राजस्थान ने रोक दिया है, छत्तीसगढ़ ने रोक दिया है। तो क्या इसको आप सही मानते हैं? देखिए, बीफ के बैन को मैं सही मानता हूं, और मैं समझता हूं, उसका कारण देना चाहता हूं। हमारे यहाँ गाय को एक अलग दर्शन के रूप में देखा जाता है, और किसी जानवर को नहीं देखा जाता। गाय को गौ माता के रूप से हम उसको स्वीकार करते हैं। जो लोग नहीं स्वीकार करते वो ना करें, लेकिन बहुत ज़्यादा सनातन सब, और यहाँ तक कि कुरान ने भी ये कहा है, बहुत सारे मौलानाओं ने भी, उलेमाओं ने भी ये कहा है कि वो गौ हत्या के खिलाफ हैं। तो मैं समझता हूँ बीफ पर, गौ हत्या पर बैन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल रही मौके पर मीट का बैन करना। अगर किसी धार्मिक आयोजन में, किसी धार्मिक फेस्टिवल में 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हम चुनाव आते हैं, 2 दिन के लिए शराब के ठेके बंद करते हैं, कोई धार्मिक स्थल होता है उसके आसपास शराब की दुकानें बंद करते हैं, इसका मतलब हम क्या कोई विचारधारा? क्या 4 दिन बाद जिन्होंने नॉनवेज खाना, कोई आफत तूफान आ जाएगा अगर 4 दिन वो नॉनवेज नहीं खाएंगे? आपके जो सहयोगी दल है शिवसेना, वो क्यों इतने बिफरे पड़े हैं? शिवसेना की अपनी विचारधारा हो सकती है, हमारी पार्टी की अपनी विचारधारा हो सकती है। हम सहयोगी हैं, हम एक पार्टी नहीं है। लेकिन वो तो महाराष्ट्र में तो आपके सहयोगी हैं, आपकी सरकार में उनकी भी भागीदारी है। देखिए, हम कब कह रहे हैं कि हम सहयोगी हैं? लेकिन हमने कहा ना, विचार हमारी, हम एक नहीं है। उनकी विचारधारा इस विषय में अलग हो सकती है, हमारी पार्टी की विचारधारा अलग हो सकती है। हमने पार्टी के नाते, हमारी सोच के नाते। आपको नहीं लगता है कि ये जो अभी जो जैन फेस्टिवल के कारण जो मीट पर पाबंदी लगी है, उससे इतना बड़ा जो बवाल, जो महाराष्ट्रन वर्सेस गुजराती जो हो रहा है, उसे नहीं होने देना चाहिए था? इस तरीके की बात होती है तभी तो आप लोगों पर इस तरीके के आरोप भी लगते हैं। देखिए, मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का विरोधाभास और किस तरह का टकराव हो, लेकिन मैं दूसरे धर्मों के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर एक धर्म का सम्मान करने के लिए रोजे होते हैं, 30 दिन के समय में रोजों के प्रति हम सम्मान अर्थ नहीं करते हैं क्या? नवरात्रों में नहीं करते हैं क्या? दुर्गा पूजा के अंदर मान लो जो लोग हैं, बंगाली लोग हैं, वो फिश खाते रहते हैं। लेकिन हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने के लिए अगर छोटा सा त्याग करना पड़ रहा है, तो इसको क्यों लोग राजनीति का रूप देना चाहते हैं? पर अब तो हो गई है राजनीति। अब कुछ लोगों के पास असलियत में कुछ काम करने को बचा नहीं है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जब वो आर्टिकल लिखते हैं सामना में, तो उनके पास काम करने को कुछ नहीं रहा है, इसीलिए वो काम सामना में आर्टिकल लिखते हैं? जो लोग राजनीति इस विषय पर करना चाहते हैं, इस विषय पर मैं समझता हूँ ये विषय राजनीति करने का नहीं है। ये किसी दूसरे धर्म की धार्मिक भावनाओं को सम्मान करने का। उद्धव ठाकरे जी को अपने विचार रखने का पूरा हक है, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। देश की जनता उन्हें स्वीकार करे ना स्वीकार करे, ये उनकी इच्छा है। अच्छा, एक नया फिनोमेना शुरू हुआ है देश में, और खास करके गुजरात में, वो है हार्दिक पटेल का। जब पटेलों के लिए रिजर्वेशन की बात हो रही है, आपको क्या लगता है कि देश में, ये देश क्या रिजर्वेशन से ही चलेगा? तो फिर कल्चर, संस्कृति क्या? अगर हम इतने खेमों में बट के और इतने कास्ट में बट के रहेंगे, तो भारतीय संस्कृति क्या? फिर तो वो एक कास्ट बेस्ड संस्कृति हो जाएगी। मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ और उसकी तायद भी करता हूँ और आपका समर्थक भी हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि देश को किसी तरह के आरक्षण के बेस की बैसाखी देकर चलाया जाए।
कुछ लोग गरीब हो सकते हैं, उनको कुछ मदद की जा सकती है शुरू के कुछ समय के लिए, लेकिन लंबे समय तक देश को आरक्षण की बैसाखी देकर चलाना राष्ट्र हित में नहीं है। अगर आरक्षण की जरूरत है तो आरक्षण का आधार आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए, ना कि धर्म और जाति। बिहार पे आप लोगों का जो गठबंधन है उसमें भी कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर बनाया गया है। महादलित, दलित और अगड़े फॉरवर्ड को लेकर के आपको लगता है कि जिस तरीके से, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार से या इनसे एक अलग तरीके की राजनीति देश एक्सपेक्ट करती थी, लेकिन राजनीति हम लोग घूम फिर के वही देख रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि एक तरफ संस्कृति की बात और इतने बड़प्पन की बात जब हम करते हैं और उसमें हम वापस जब आते हैं राजनीति में, तो वही अगड़ा पिछड़ा, वही रिजर्वेशन, वही सारे मुद्दे, तो इससे कभी निकल पाएंगे हम का? ये आपकी भी पीड़ा है, ये मेरी भी पीड़ा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी की भी पीड़ा है कि वो धर्म, जाति और बिरादरी के बेस की बिना की राजनीति करना चाहते हैं, विकास की राजनीति करना चाहते हैं, देश को उन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसके अंदर धर्म, जाति, बिरादरियों के लिए कोई स्थान ना हो। हमारी विसंगतियाँ 50-60 साल की विरासत हमें मिली है, उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। अभी 15 महीने हुए हैं, 5 साल का तो मैंडेट सरकार ने दिया है ना, तो अभी तो हमारे 45 महीने बाकी, उसके बाद का बदलाव देखिए। तो माइनॉरिटीज आप लोगों से इतने क्यों डरे सहमे हैं? आपको नहीं लगता है कि कोई एक ऐसा कदम बढ़ाना चाहिए आपको खास करके, जिससे कि माइनॉरिटीज का वो कॉन्फिडेंस जो है वो सरकार में और आए? क्यों नहीं? देखिए, अब ये डर अगर किसी के दिमाग में बैठा हुआ है और पिछले समय से ये हो गया है, तो मैं समझता हूँ इस डर को निकालने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नरत है। और अभी तक सिद्ध हुआ है कि अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई जहाँ पर किसी भी तरह के माइनॉरिटीज़ को अपने आप को असुरक्षित महसूस करें, और ना ही होगी, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन जिस तरीके से सेंसस निकाला गया, जो कि रिलीजन के बेस पे निकाला गया, या आपकी रिलीजन की, क्या आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि ईसाई हैं, इस पर निकाला गया और उसके आंकड़े जो बाहर आए, तो कहीं ना कहीं लोग डरे भी तो हुए हैं कि ये क्या हो रहा है, कहीं कुछ इसमें भी राजनीति तो नहीं है? देखिए, ये आंकड़ों की इनकी शुरुआत हमने नहीं करी थी, ये पहले की सरकारों की शुरुआत करी थी। हमने तो उसके आंकड़ों के रिजल्ट घोषित किए हैं आपके सामने, और उस पर भी लोगों का दबाव था। पता नहीं कौन लोग इस पर दबाव डाले जा रहे थे, आंदोलन करने को तैयार थे, साहब वो आंकड़े क्यों नहीं घोषित किए जा रहे। हमारी सरकार पर तो इल्जाम है कि हम उन आंकड़ों को घोषित नहीं करना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ ये सवाल आप उनसे पूछें कि जो इस आंकड़ों को पूछने के लिए दबाव क्यों डाल रहे थे। तो जब नीतीश और लालू बोलते हैं कि कास्ट बेस्ड आंकड़े क्यों नहीं निकाल रहे, तो फिर जब रिलीजन का किया तो फिर कास्ट का भी करना चाहिए था, या तो कोई आंकड़े नहीं निकालने चाहिए था? हम तो नहीं चाहते कि इस देश की जनसंख्या के अंदर आंकड़ों पे और धर्म, जाति, बिरादरी के बेस पर कोई आंकड़े तैयार किए जाएं। मैं तो चाहूंगा कि मेरी जाति कल से महेश भारतीय कर दी जाए, मुझे बड़ी खुशी होगी। अच्छा, ये बताइए कि जेवर में एयरपोर्ट आ रहा है कि नहीं, बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, 1,90,00,000 इसकी पॉपुलेशन है। उधर अलवर तक, इधर मथुरा तक, इधर मेरठ तक की जनसंख्या करीबन 9 करोड़ है। क्या 9 करोड़ जनसंख्या एक हवाई अड्डे पर निर्भर रह पाएगी? तो हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने निश्चित किया है कि इसका बोझ कम करने के लिए एनसीआर क्षेत्र में एक एयरपोर्ट बनना चाहिए। राजस्थान और हरियाणा से प्रस्ताव हमारे पास 2 एयरपोर्ट के आ गए हैं। भिवाड़ी के लिए आ गया, रोहतक के लिए कार्गो एयरपोर्ट के लिए आ गया है। उत्तर प्रदेश से भी अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता है, और मैं समझता हूँ अगर उसमें कोई एक जगह हो सकती है, और वह भी जेवर का नाम क्यों आया, क्योंकि ये प्रस्ताव 2002 के अंदर राजनाथ सिंह जी ने शुरू किया था। उसके बाद मायावती जी ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया और जेवर में स्थापना के लिए 2000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी किया हुआ है। अब मुलायम सिंह जी की सरकार का क्या राय है वो देश के सामने प्रस्तुत करें। अगर उत्तर प्रदेश में जगह चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चाहती है, तो भारतीय जनता मतलब हमारी भारत की सरकार चाहेगी कि जहाँ भी अच्छी जगह हो, जो भी सुविधाजनक जगह हो, वहाँ पर एयरपोर्ट बने, वो जेवर भी हो सकता। तो क्या ये एनसीआर के लोग ये देख पाएंगे कि थोड़े दिनों के अंदर जेवर में एयरपोर्ट की शुरुआत? मैं खुले दिमाग से मैंने कहा कि एनसीआर में एक एयरपोर्ट बनेगा। 3 प्रस्ताव है हमारे पास, राजस्थान, हरियाणा, अगर उत्तर प्रदेश देता है तो उनमें से जो भी बेहतर होगा वह प्रस्ताव का चुनाव होगा और वहां एयरपोर्ट बनेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये थे आमने सामने में डॉक्टर महेश शर्मा। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।